आज है घुटना बेंड करने का दिन एंड हिप्स पीछे करने का दिन, तो बेसिकली लेग्ड है और कोई मोशन होता नहीं है उसमें, बस हिप्स पीछे एंड घुटना बेंड करना है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैं सैम सुलेक, इंडियन सैम सुलेक, क्योंकि मैं गाड़ी में बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी है सैम सुलेक की। मैंने हाँ क्लिप्स देखी हैं ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट क्लिप नहीं देखी है। बट बंदा मुझे ख़तरनाक लगता है। मैं गाड़ी में बहुत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गाड़ी में बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। जिम मेरा थोड़ा दूर है, अच्छे वाले जिम थोड़े दूर है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सोचा कैसे इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाया जाए। गाड़ी में बैठे बैठे वर्थ इट नहीं है कि मैं हर दिन 1 घंटा जिम से आने जाने में ही वेस्ट करूँ अपना। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, इसको अगर हम वर्थ इट बनाएंगे तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम कैमरे से बात कर लें, इसलिए मैंने गाड़ी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट सैम सुलेक जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ये बात है कि आप पे बेस्ट फिजिक भी हो दुनिया का, या फिर आप पे सबसे ज़्यादा पैसा हो, या फिर आप पे सबसे बड़ी गाड़ी हो, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं आएगा आपको कभी, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है इन चीज़ों का। मेरा मतलब ट्रू कॉन्फिडेंस, हाँ फेक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसी चीज़ों से, गाड़ी वगैरह से। असली कॉन्फिडेंस मतलब कैसा आता है, मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप वो चीज़ें करते हो जो आपने बोला है कि आप करोगे। मेक सेंस राइट? मेरा मतलब बेसिकली ये है कि आपने बोला है कि मैं समोसा नहीं खाऊंगा 1 महीना। आपने पहले हफ्ते के बाद समोसे खा दिए 2, तो आप समझ लो उसे -10 कॉन्फिडेंस पॉइंट्स। अब फिर आपने बोला कि ओके मैं वीडियो गेम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलूँगा, एंड उसी दिन आपने 5 घंटे वीडियो गेम में लगा दिया। तो अब कर दीजिए कॉन्फिडेंस पॉइंट्स -10 मोर। तो ऐसे धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस पॉइंट्स नेगेटिव में चले जाएंगे। एंड जब आप पे कोई बड़ा टास्क आएगा तो भले ही आपकी वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो चीज़ का, क्योंकि आप पे इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब इसको ऑपोजिट अगर कर लें कि अगर आप बोल दें कि मैं अब से समोसा नहीं खाऊंगा 1 महीने तक, एंड आपने उसमें 1 महीने तक नहीं खाया समोसा, तो कॉन्फिडेंस पॉइंट +20। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके आप एक्टिविटीज़ करोगे कि मैं सुबह हर दिन 6 बजे उठूँगा, एंड आप 1 हफ्ते तक हर दिन सुबह 6 बजे उठे, तो कॉन्फिडेंस पॉइंट कलेक्ट होते रहेंगे। एंड जब कोई बड़ा टास्क आएगा जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी उस सारे कॉन्फिडेंस की, तो आप पे ऑलरेडी पॉजिटिव में इतने सारे पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि हाँ आपने ये टास्क करा है, आपके लिए हार्ड था पर आपने कर दिया है। तो कॉन्फिडेंस उन चीज़ों से आता है। इसलिए आप देखोगे अच्छे फिजिक वाले भी को बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि वो नेगेटिव में ही जा पाते हैं उनके कॉन्फिडेंस पॉइंट्स। बट कॉन्फिडेंस की बात बहुत हो गई, कॉन्फिडेंस तो मेरे में भी कम है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने वो चीज़ें नहीं करी हैं जो मैंने बोला था कि मैं करूँगा स्टार्टिंग से ही। मैं ऑफको ऑलमोस्ट मैं हर ही चीज़ में फेल हुआ हूँ अपने लाइफ में। एंड फेल एज इन फेल ऐसा नहीं कि हाँ बुरी तरीके से फेल, मिड लेवल पे फेल। क्योंकि फेल इसलिए क्योंकि हमेशा से बचपन से लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई रही हैं। सबको लगा है कि मैं कुछ करके जाऊंगा, बट मैंने कभी नहीं किया। और सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। जब मैं म्यूज़िक में भी था काफ़ी हेविली इन्वॉल्व, सब ने मुझे बोला मैं हेविली टैलेंटेड हूँ, काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, बट मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। परफॉर्मेंस एज इन मैं इतना अच्छा काम नहीं करा, मेहनत नहीं करी। फिज़िक्स में बहुत अच्छा था, फिज़िक्स में मैं डिग्री कर रहा था BSc, ठीक है, मिड मार्क से पास हो गया, बट कुछ उखाड़ा नहीं। बट सारे टीचर्स को हमेशा सरप्राइज होता तेरे नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तू स्मार्ट है। फिटनेस में भी मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अप्लाई कभी नहीं करा। तो माई पॉइंट इज़, इसलिए कॉन्फिडेंस लो है क्योंकि सिंपली मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जो मैंने बोला है मैं करूँगा। एंड मुझे लगता है उसका रीज़न है ये मैन चाइल्ड सिंड्रोम। मैन चाइल्ड सिंड्रोम मतलब जब एक बंदे पे अडल्ट की बॉडी होती है बट माइंड चाइल्ड का ही होता है। एंड मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैन चाइल्ड, मैं खुद हूँ।
मैं खुद को, मुझे पता है क्या, अब मैं कुछ साइंस बताता हूँ मैन चाइल्ड के, जो कि सब लोग बोलेंगे आपको कि आप पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। भाई तू इतना स्मार्ट है, तू, तेरे पे इतना दिमाग है, तेरे पे इतनी क्रिएटिविटी, स्पेशली क्रिएटिविटी। मैन चाइल्ड का सबसे अच्छा साइन होता है कि चाइल्ड लाइक क्रिएटिविटी, क्योंकि चाइल्ड भी है ना। तो इसलिए मतलब आप यूज़ कर सकते हो अपने मैन चाइल्ड सिंड्रोम का बहुत अच्छा। बट मैं बोलूँगा, अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको भी लगता है कि आप मैन चाइल्ड वाले उसमें आते हो, तो फर्स्ट स्टेप इज़ लीविंग योर होम। हल्का बहुत जितना भी पैसा बना सकते हो बनाओ, एंड अपने घर से, छोटे से घर में रहो, डजेंट मैटर, पर अपने घर से निकलो। जब तक आप अपने पेरेंट्स के कंफर्ट में रहोगे, आप उस सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पाओगे। ओके, मैंने एसी बंद कर दिया है, गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, कभी भी गाड़ी रुक सकती है। अब पेट्रोल पंप के पास पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, तो होपफुली गाड़ी वहाँ तक चल जाए। समय भी इसलिए लगा कि ट्रैफिक बहुत है, मैं तो गलत टाइम पे निकल गया हूँ। तो लेग डे की पहली एक्सरसाइज स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, अच्छे से वार्म अप करेंगे। बहुत समय से स्मिथ मशीन में स्क्वाट्स नहीं करे, लास्ट टाइम हैक स्क्वाट्स करे थे। थोड़ा सा वैरायटी के लिए आज स्मिथ मशीन में। कॉन्सेप्ट एकदम सेम ही है, जितना ज़्यादा आप नी बेंड करोगे उतना ज़्यादा क्वाड्स में आएगा। हम मेनली ये क्वाड्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हैक स्क्वाट में इतनी दिक्कत थी नहीं। अगर थोड़ी सी हील उठ जाए, इसमें दिक्कत है। अगर हील उठ जाए इसमें गिरने के चांसेस हैं, तो इसमें नहीं कर सकते वो। ना स्क्वाट शूज़ की सबको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं तो बोलूँगा अच्छा टूल है। स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें हील थोड़ी सी एलिवेटेड है, तो क्वाड्स भी अच्छे खासे हिट होते हैं। तो अगर आपको लेग को ग्रोथ थोड़ी सीरियसली लेनी है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर नहीं करना इन्वेस्ट, तो फिर किसी भी से भी हील एलिवेट कर दो। आप प्लेट से कर दो, या फिर बल्कि किसी लोहार पर जाके वो वेजेस बना देगा आपको सस्ते में। बहुत सारे जिम में होते भी हैं वेजेस, पर हील एलिवेशन का यूज़ करना सही रहता है, स्पेशली क्वाड सेट करने के लिए। ये भी वार्म अप सेट ही है, बट इसमें थोड़ा सा टेक्निक का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कंपेयर टू हैक स्क्वाट। बस ये है कि नीचे लोअर बैक राउंडिंग ना हो और हील उठे ना, तो वो सब ठीक कैसे होगा। मोस्टली 90% खेल आपके फीट प्लेसमेंट का है। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे कर दोगे फीट प्लेसमेंट, तो आपकी ना लोअर बैक राउंड होने लगेगी। अगर आपका बहुत पीछे होगा फीट, तो आपके हील्स उठने लगेंगे। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपकी हील भी ना उठे और लोअर बैक भी राउंड ना हो। वहाँ पे बस फीट प्लेसमेंट आपको फिगर आउट करनी है। एंड अगर हील उठ ही रहे हैं बार बार, तो आपको हील एलिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वार्म अप सेट करते हैं। लेग डे में एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो है म्यूज़िक। काफ़ी सारी रिसर्चेस हैं जो बताती है कि जब म्यूज़िक रहे मोटिवेशनल, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है परफॉर्मेंस में। तो ऑफ कोर्स वर्किंग सेट में एयरफोन लगाना बेनिफिशियल होगा। ओके, तो लास्ट वर्किंग सेट, तीसरा सेट था, एंड इसमें 6 ही रैप होंगे। इसमें बस एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि सिंपल सी बात है, जितना आपके नीज़ बाहर को पुश होंगे ऊपर आते हुए, उतना आप क्वाड्स का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, नीचे जाते हुए अगर मेरा नीज़ पूरा आ गया तो ज़्यादा क्वाड्स का होगा अगर मैं ऐसा आऊँगा। बट अगर मैं ऊपर आते हुए ऐसा होने लग गया, तो मेरे ग्लूट्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हो जाएंगे। दोनों वेरिएशन सही हैं, ऐसा गलत कुछ नहीं है दोनों में। बस ये है कि मैं अभी कौन सा वेरिएशन चूज़ कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इसमें क्वाड्स और ग्लूट्स दोनों हो जाएँ, क्योंकि मैं ग्लूट्स सेपरेटली ज़्यादा ट्रेन करता नहीं हूँ। तो थोड़ा सा हिप्स पीछे जाएँ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप स्ट्रिक्टली क्वाड्स ट्रेन करना चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा वेट थोड़ा कम कर देना, एंड नीज़ पूरे टाइम बाहर को पुश रखना, एंड बैक एकदम वर्टिकल रखना। ग्लूट्स को और इन्वॉल्व करना है तो बैक थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग सेट करते हैं।
तो हम नॉर्मली डेडलिफ्ट करेंगे, लेकिन इस जिम में प्लेट्स का साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल से छोटा है, तो मतलब ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन है। मतलब बेसिकली हर डेडलिफ्ट जो आप कर रहे हो वो डेफिसिट डेडलिफ्ट ही है, क्योंकि प्लेट्स का साइज़ छोटा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा कोर स्ट्रेन हो जाएंगे उससे। बट डेडलिफ्ट क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे मोस्टली रोमानियन डेडलिफ्ट ही करता हूँ या हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि बोर हो गया हूँ कर करके। रोमानियन डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, अब डेडलिफ्ट बहुत समय से करी नहीं है। आई थिंक 6-7 महीने हो गए, हाँ 6-7 मंथ्स हो गए डेडलिफ्ट करे हुए, इसलिए डेडलिफ्ट भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा डेडलिफ्ट बढ़ा लेते हैं। आज का गोल 180 से 3x4 3 सेट 4 रैप, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। धीरे धीरे कि अगर फर्स्ट डे में अपना मैक्सिमम टेस्ट करने लग जाऊँगा डेडलिफ्ट में, तो तो फिर नेक्स्ट डे क्या करूँगा, नेक्स्ट लेग डे में क्या करूँगा। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आज मैं 180 से 4 रैप, नेक्स्ट टाइम 190 से, उसे जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा 4 रैप मैक्स क्या है। 4 रैप से कम मैक्स टेस्ट करने का ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता नहीं अभी। अब आपको रोमानियन डेडलिफ्ट की टेक्निक आती है तो डेडलिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा 1-1.5 इंच करीब दूर खड़ा रहना है, एक उंगली के दूर बराबर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि बारबेल आपको दिखे कि मिड फुट के ऊपर हो। सिंपल वेट तो उतनी रखनी है जितना आपको लगे, जिस वेट पे आपको लगे सबसे कंफर्टेबल हाई जंप करने के लिए। एक्सपेरिमेंट कर लेना एक बार, उसके बाद कुछ नहीं करना। बार को बिल्कुल नहीं हिलाना, बार के अलाइनमेंट में आपको खड़ा होना है, बार को मूव नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बस हिप्स पीछे करना है, बस हिप्स पीछे करते रहना है। आपको टेंशन फील होगा हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स पे हल्का, वो टेंशन बस ये ध्यान रखना, वो टेंशन मेंटेन रखना स्टार्टिंग पोजीशन में स्पेशली, ठीक है। मेंटेन रखा एकदम, फीट के बाहर, फीट के आगे नहीं, फीट के बाहर पकड़ा, ठीक है। टेंशन मेंटेन्ड है, ठीक है। उसके बाद बस बार को थोड़ा सा ऊपर पुल करा ताकि ये स्लैग पुल हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर पुल करा एंड उसके बाद बस ये शिन्स मैंने अपने बारबेल पे लगा दिया, ये, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइट पोजीशन है, तो अच्छी पोजीशन है। इसके बाद बस सीधे थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक बाउंस सीधे एंड इसके बाद हिप्स आ गया, बस। वैसे इतना सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वैसे ही ऐसे स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते हैं तो 50 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, फिर आदत हो जाए तो आप फ़ोन चलाते चलाते भी गाड़ी चला लेते हो, जो कि बुरी बात है। लेकिन स्टार्टिंग में ही होता है बस इतना सोचना, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर नेचुरली मूवमेंट आ जाता है। तो जिम थोड़ा खाली होता है ना, तो कंटेंट अलग ही बनता है, तब होता है थोड़ा पता नहीं शर्म आती है मुझे लोगों के सामने अभी भी। जैसे आपको तो चलो मैं जानता हूँ, तो आपके सामने ऐसे कोई शर्म नहीं आती, बट जैसे और लोग रहते हैं तो मैं ऐसा खुल के नहीं बोल पाता, पता नहीं क्यों, थोड़ा अजीब। आप जो बोल रहे हो ना, हाँ, वो आपको तो सही लगता है, हाँ, बट दूसरा वाला किसी तरीके से भी ले सकता है। आप मजाक में ले रहे हो, वही, जैसे आपने वो हेलमेट वाली बात करी, अब हाँ 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 हाँ, वही। कोई बोले कैसा आदमी है, तो वो एक दिमाग में वो थॉट भी रन कर रहा होता है कि भाई ये क्या सोच रहा है, वही ये क्या सोच रहा है, फिर इधर उधर वो, तो मतलब ऐसा नहीं है कैमरे में आ जाए कुछ गिरा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो क्या उसको दिक्कत तो नहीं हो रही, वो तो नहीं हो रहा, ऐसा दिमाग में ना चलता रहता है, वही। हाँ, तो अब फिर वो फ्लो टूट, अब जैसे अभी कोई नहीं है तो अभी मैं अलग ही, वो ना ऑडियंस को पता चलता है। तो लास्ट वर्किंग सेट 180 kg 4 रैप, पहले के तो हमें 4 हुए थे और हो जाते हैं। डेडलिफ्ट नहीं, डेफिसिट डेडलिफ्ट बोलना चाहिए ऐसे प्लेट की साइज से, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नॉट बैड। हर बार री रैक करना चाहिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, धीरे धीरे आप इसमें भी अच्छे हो जाओगे, इसमें भी स्किल डेवलप हो जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी एंड काफ़ी जल्दी अनरैक कर दोगे। ओके, तीसरी एक्सरसाइज स्क्वाड एक्सटेंशंस। आज हम दोनों पाँव से करेंगे। क्वाड ऑलरेडी पूरे फटीक हो चुके हैं अच्छे से। एक्चुअली जो बॉडी बिल्डिंग फोकस वाले होते हैं वो कभी कभी
स्क्वाट पहले भी करते हैं, सॉरी क्वाड एक्सटेंशन पहले भी करते हैं, फिर स्क्वाट वेरिएशन करते हैं। क्योंकि क्वाड एक्सटेंशन में, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में फोकस होता है थोड़ा ज़्यादा, एंड स्क्वाट वेरिएशन में स्ट्रेच पोजीशन पे फोकस होता है ज़्यादा जब आपकी क्वाड्स में। तो देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन से फटीग कम होता है इकट्ठा ओवरऑल। तो अगर आपने पहले स्क्वाट वेरिएशन कर दिया तो बहुत ज़्यादा फटीग इकट्ठा होगा आपके क्वाड्स में, एंड फिर आप इसमें ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जो स्पेसिफिक बॉडी बिल्डर वाले होते हैं ना, वो पहले क्वाड एक्सटेंशन करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक्चुअली यही मशीन काफ़ी है आपकी क्वाड डेवलप करने के लिए। उसके बाद स्क्वाट वाला वेरिएशन करेंगे। बट मुझे लगता है 90% जो मेरी फॉलोइंग में है, जो मुझे यहाँ फॉलो कर रहा है, वो स्पेसिफिक बॉडी बिल्डर्स है नहीं, जनरल फिटनेस वाले हैं। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि स्क्वाट का मूवमेंट पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रियल लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प होगी आपकी बैलेंस वगैरह, स्टेबिलिटी वगैरह में। ओके, पहला वर्किंग सेट करेंगे फुल स्टैक ऑफ कोर्स। ओके, 2 और सेट इसके। पंप तो क्या ही आएगा, इतना सारा बॉडी फैट है, कुछ दिखना है नहीं। फिर भी अपर बॉडी तो पंप कैसे ही आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये मेरी बहुत लूज़ वाली शॉट है, मुझे पसंद है। सॉरी, माइक नहीं था। ये मेरी बहुत लूज़ वाली शॉट है जो कि मुझे पसंद है ही। इसको कैसे लगाए? ओह, हाँ, मैं ऊपर इसलिए खोलता नहीं हूँ क्योंकि बदबू आएगी। अंदर पसीना बहुत ज़्यादा है। ओके, आज कार्डियो तो हो नहीं सकता। ज़्यादा दूर है क्या है? आज कार्डियो तो हो नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है लेग डे के दिन। लेग डे के दिन कार्डियो करना इज़ नॉट वाइज। थोड़ा लाइट कार्डियो कर सकते हो जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वही करूँगा मैं। 15-20 मिनट लाइट कार्डियो, एज इन इंक्लाइन कम रखेंगे, स्पीड कम रखेंगे, वही करते हैं। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे कार में बात करते हैं थोड़ा। एंड में एक्चुअली मैंने हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 3 सेट भी कर रहे थे, बट वहाँ पे मेरे मशीन के आसपास 4 लड़कियों का एक ग्रुप था, तो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि मैं रिकॉर्ड करूँ उनको भी। और मैं जाके उनको अप्रोच करना नहीं चाह रहा था पूछने के लिए क्या मैं रिकॉर्ड कर लूँ एंड ऑल। मैंने सही समझा कि छोड़ो, रिकॉर्ड ही नहीं करते। ऑल्सो क्या मैं कैव्स ट्रेन नहीं करता? तो ऑनेस्टली मैंने अपने जिम के फर्स्ट ईयर में कैव्स ओवरलोड ट्रेन करी थी, ख़तरनाक। थोड़ा सा जेनेटिक भी है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी ग्रो करी है, लेकिन मैंने शायद डबल करा है उनका साइज़ हमेशा से, मतलब जो उनकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वहाँ से। तो हो सकती है ग्रो, अगर वो काफ्स ग्रो करनी है तो पहले हिट करनी पड़ेंगी और फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा उस पर। बट जहाँ तक ट्रेनिंग की बात आई है, इंडिया काफ़ी पीछे है अभी, हम लोग काफ़ी पीछे हैं इस चीज़ में। मैं ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ गया हूँ, रहा हूँ। पढ़ाई मैंने उनमें से पोलैंड से एंड हंगरी से करी है। यूएस भी रहा हूँ। यूएस में तो खैर इतना नहीं है, बट ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे ना फिज़िकल कल्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। मैं तो पोलैंड में अपना फिज़िक्स मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। आपको स्पोर्ट्स क्लास लेनी ही है हर सेमेस्टर, एंड आपको उसमें पास होना है अच्छे ग्रेड से। तो वहाँ वो फुटबॉल, स्विमिंग सब खेल रहे हैं। एंड हर चाहे आप कुछ भी फिज़िक्स के PhD भी कर रहे हो, आपका कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है। उनका काफ़ी फ़िज़िकल कल्चर है। इंडिया में थोड़ा सा फ़िज़िकल कल्चर को मुझे लगता है डाउनग्रेड, ऐसे नीची नज़रों से देखा जाता है कि छोटा काम है। थोड़ा सा बस ये गड़बड़ हो गई है कि हाँ, यहाँ काम छोटे बड़े होने लग गए, बल्कि काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, वो तो आप किस लेवल पे हो उस काम के, ऐसा माइंडसेट है। एंड बचपन से ही हमें फिज़िकल एक्सरसाइज एज अ पनिशमेंट दी गई है, नॉट एज इन्जॉयमेंट। स्कूल लेट आए हो
10 उठक बैठक, 10 पुशअप। अच्छा ज़्यादा बात करिए, हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। अभी तो हम जिम जाते हैं भैया पुशअप मारने के लिए, उठक बैठक करने के लिए, है ना। तो लेकिन हमें एज अ पनिशमेंट सिखाया गया है कि फिज़िकल जो ये चीज़ है ये ओके आपने गलत काम करा है। तो अब ये है कि जो अपब्रिंगिंग आपकी बचपन से हो गई वो चेंज करना एज एन अडल्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब होपफुली अब बढ़ रहा है, एक्चुअली फ़िटनेस का कल्चर यहाँ पे बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, बट वो भी एक शो ऑफ के तरीके में ही बढ़ रहा है कि देखो आई हैव बिगर मसल्स, देखो आई हैव दिस मेडल। क्योंकि अपना कल्चर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, हर चीज़ में कंपटीशन है। मार्क्स आए उसमें कंपटीशन, कितना डेवलप किया उसमें कंपटीशन, कितने फॉलोअर्स हैं उसमें कंपटीशन। क्योंकि मैं हर चीज़ में बोलता हूँ, आज जब मैं गेम भी खेलता हूँ हर चीज़ ना मतलब आई एम प्लेइंग टू प्ले। मैं खेलने के लिए कर रहा हूँ, मैं जीने के लिए जी रहा हूँ, मैं जीतने के लिए नहीं जी रहा हूँ। एंड मेरे काफ़ी दोस्त हैं एंड मोस्टली लोग जीतने के लिए ही जी रहे हैं। उनको जीतना है, क्या जीतना है, क्यों जीतना है, कैसे जीतना है, वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, पर जीतना है। बहुत फ़र्क होता है प्लेइंग टू विन एंड प्लेइंग टू प्ले में। बट हाँ, कभी कभी प्लेइंग टू विन भी होना चाहिए। एक कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्थी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कोर्स हमें पुश करती है नेक्स्ट लेवल तक। बट अब वो हर चीज़ में जब सीप इन कर जाती है ना तो सब कुछ आपके लिए कंपटीशन हो जाता है। सब कुछ ठीक है, मैं गाड़ी में इससे ज़्यादा निकल जाऊँ, इसको ओवरटेक कर दूँ, ठीक है, मतलब आप सब कुछ शो ऑफ कर। मैंने शादी में इतने पैसे खर्च करे आपने, ठीक है, मैंने 1000 करोड़ की शादी कर दी, ले मैंने हर चीज़ ओके मैंने इतनी कर दी, मेरी साड़ी इतने की है, ठीक है, मैंने इतने लोगों को खाना खिला दिया। देखो सब कुछ इज़ कंपटीशन, सब कुछ दिखावा, कोई सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहा है अब। और मुझे काफ़ी दुख है पता है इस बात का, क्योंकि अपना जो इंडियन कल्चर है अगर आप देखोगे पास्ट में कितना डाइवर्स, हर फिलॉसफी जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में वो आप कहीं ना कहीं ढूंढ लोगे। एंड इतना गलत तरीके से लोगों को पता ही नहीं है फ़र्क, भक्ति योग, कर्म योग, इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जितने ये हाइपर रिलीजियस लोग हैं उनमें से मतलब 80% लोगों ने गीता ही नहीं पढ़ी है, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आप ऑफेंड होंगे इस बात से, पर मैं खुद नास्तिक हूँ बट मैं गीता पढ़ता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उससे अच्छी किताब मुझे अभी तक मिली नहीं है। मतलब इतना ख़तरनाक कल्चर, एंड फिर भी अब मुझे लगता है इतना हॉलो हो चुका है। अपने कल्चर में योग, फिज़िकल फिटनेस ओवरऑल को बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिज़िकल फिटनेस है ना, ये वो कंसिडर करते हैं लेवल 1। लेवल 1 का मतलब ये है बेसिकली मेरा कि उन गोल बेसिकली है एनलाइटनमेंट, ठीक है, या योगी का गोल एंड में समाधि। तो एनलाइटनमेंट आपको कैसे मिलेगा जब आप 10 घंटे एक पोस्चर में बैठ ही नहीं सकते। आपके यहाँ दर्द होता है, आपको यहाँ अनकंफर्टेबल लगता है, आपके पेट से गुड़ गुड़ आवाज़ आने लगती है, आप ध्यान लगाओगे ही कैसे। तो इसलिए एक्चुअली योग का इन्वेंट जहाँ तक मुझे पता है, मैं इतना डीप नहीं पता मुझे, जो मुझे ऊपरी फिज़िकल कल्चर पता है योग का, वो ये था कि अलग अलग निच्च कोटि, मध्यम कोटि, उच्च कोटि, ऐसे 3 वो थे, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो जो मोस्टली लोग आजकल निच्च कोटि में हैं, ठीक है। उच्च कोटि में जो थे वो ये थे कि उनकी फ़िज़िकल बॉडी इतनी हाईली फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल कि वो आराम से 20 घंटे, 2 दिन, 4 दिन आराम से बैठ सकते हैं। तभी तो वो इतना ध्यान लगा पाएंगे, तभी तो फोकस कर पाएंगे मेडिटेशन में। तो योग एक्चुअली सिर्फ पोस्चर्स के बारे में नहीं है, योग एक्चुअली ब्रीदिंग के बारे में है, फोकस के बारे में है, ये है। बट वो बनाया इसलिए गया है, पोस्चर्स वगैरह योग के जो भी आसन वगैरह होते हैं बनाया इसलिए गए हैं ताकि आप अपनी बॉडी इतनी अच्छी तो कर लें कि आप बैठ सकें। तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज़, ये तो मैं बहुत ऊपरी सतह से आपको बता रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अपने कल्चर में बहुत ही महत्व दिया गया है फिज़िकल फिटनेस को, क्योंकि उनका गोल तो कुछ और ही था। एंड ये पैटर्न आप बड़ी उसमें देखोगे, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन है, जैसे अपना ग्रीक, तो कितनी सारी बड़ी फ़िलासफ़ी ग्रीस से भी आती हैं, जो एंशिएंट ग्रीस, इनके उसमें भी फिज़िकल कल्चर को जितना महत्व दिया गया है बहुत ज़्यादा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। बल्कि सारे जो बड़े फ़िलासफ़र्स हैं और रेसलर्स भी रह गए हैं। एक्चुअली जिम वर्ड इज़ ग्रीक, है ना, जिम्नेजियम ग्रीक शब्द है ये, तो सब कुछ वहीं से आया है शब्द वगैरह।
बट आप एक्चुअली पूरी इसमें वीडियो बना सकता हूँ मैं ग्रीक मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इनके प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड पावर के लिए, जंप के लिए, मसल के लिए इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, आप एक्चुअली ऑनलाइन देख सकते हो हैं। इनके इक्विपमेंट भी हैं, ट्रेनिंग जो है इनकी काफ़ी